Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhyani, your English educator. Dear students, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे हमारा नाम ग्रामर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब्स या जिसे आप हिंदी में असीमित या फिर गैर परिणमित क्रिया भी कहते हैं। अब वर्ब नाम आया है तो मैम कहीं ना कहीं क्रिया से ही रिश्ता है, बिल्कुल सही बात है भाई। ये वर्ब का ही एक टाइप है लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में ना ये टॉपिक अलग से आता है। तो इस पूरे सेशन में मैं कवर करूंगी कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, उसके तीनों टाइप्स एंड एट लास्ट हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो भाई वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए। लेट्स बिगिन विद द क्लास। एंड अगेन एक चीज और बता दूं भाई कि इससे पहले अपन वर्ब भी पढ़ चुके हैं, तो कोशिश कर रहा हूं उसको एक बार ना वीडियो को देख के आना वर्ब के, सो दैट यू नो व्हाट नीड्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन। नाउ फटाफट से अपन रिवाइज करते हैं कि वर्ब क्या होता है भाई। वर्ब इज क्रिया, बिल्कुल करेक्ट। क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूं? बिल्कुल भी नहीं भाई। क्रिया यानी क्या? ऐसा कोई भी वर्ड जिससे आप एक्शन करते हो। जैसे पलक मैम क्या कर रही हैं अभी? टीचिंग कर रही हैं। आप क्या कर रहे हो? स्टडीइंग कर रहे हो। सो यू गाइज आर स्टडीइंग, आई एम टीचिंग। ये सारी चीजें जिसमें क्रिया हो, कोई भी एक्शन हो, उसे हम वर्ब कहते हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है। अब मैम नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, तो इसको समझने के लिए मुझे ये तो आपको बताना पड़ेगा भाई, ये तो मेरी ड्यूटी है। क्या बताना? कि फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। क्योंकि फाइनाइट वर्ब हम पहले वर्ब जो बेसिक पढ़ा है सेशन उसमें पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं बस फटाफट से डिफरेंशिएशन के हिसाब से समझाऊंगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब समझो, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को हमने क्या किया, हमने क्रियाओं को उठा के डाल दिया इन दो कैटेगरीज में। होता है ना, हम क्लासिफिकेशन करते हैं चीजों का, आप बायोफिजिक्स पढ़ते होंगे, क्लासिफाई करते हैं चीजों को। तो सिमिलरली इन इंग्लिश हमने वर्ब को क्लासिफाई किया दो टाइप्स में, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब अगर हम बेसिक इंग्लिश पे जाएं, ठीक है, पलक मैम क्या कहती हैं भाई, नाम में ही सब कुछ रखा है, नाम का कुछ ना कुछ मतलब होता है। अब इफ आई गो टू द मीनिंग ऑफ फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है समथिंग दैट डज नॉट चेंज या फिर समथिंग दैट इज लिमिटेड, है ना, ऐसी कोई चीज जिसकी लिमिट हो, फाइनाइट हो। लेकिन 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 इंग्लिश ग्रामर को इस टाइम पे मस्ती सूझी है। क्या सूझी है भाई? मस्ती सूझी है। उसने कहा कि मैं तुम्हारी इस बात को फॉलो नहीं करूंगा। किस बात को भाई? कि फाइनाइट का मतलब होता है ना डज नॉट चेंज, मैं उल्टा चलूंगा। कुछ लोग होते हैं ना जैसे जिनको जो कहो उसका उल्टा ही करते हैं, स्पेशली बच्चे। अगर कहा कि इस चीज को मत खाओ तो उसी को जाके खाएंगे, है कि नहीं? तो वैसे ही फाइनाइट कहता है मैं थोड़ा बदमाश बनूंगा, मैं अपने इस कॉन्सेप्ट से उल्टा चलूंगा। और यही चीज काफी लोग नहीं बता पाते हैं, जिससे मेरे जो स्टूडेंट है भाई बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको सारी चीजें जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, चाहे स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, एनीवन, राइट। तो फाइनाइट का मतलब क्या होता है? वैसे इंग्लिश में डज नॉट चेंज, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में फाइनाइट का बेसिकली मतलब होता है ऐसे वर्ब जो कि टेंस या फिर पर्सन या फिर आप जो कह सकते हो अपना सिंगुलर प्लूरल यानी एक वचन हो, बहुवचन हो, वो चेंज हुए तो ये भी चेंज हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है भाई कि अगर आपके सेंटेंस में टेंस यानी क्या होता है? काल, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, वो चेंज हुआ। पर्सन यानी कितने लोग, यानी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, या फिर आप मान सकते हो सिंगुलर है, प्लूरल है, एक वचन है, बहुवचन है, अगर ये चेंज होता है तो वर्ब कहता है मैं भी बदल जाऊंगा। भाई मैं जो है थाली का बैंगन हूं, इधर का उधर, यानी अगर तुम बदलोगे तो मैं भी बदल जाऊंगा। सो ये है फाइनाइट वर्ब। तो बेटा मेरे, अभी तक तुमने जितने भी वर्ब पढ़े हैं, जो अपन ने वीडियो देखा है वर्ब का, उसमें सभी वर्ब जो है सिर्फ फाइनाइट ही है। मेन वर्ब फाइनाइट ही होते हैं। तो अब बोलोगे पलक मैम आप कह रहे हो सभी फाइनाइट होते हैं, तो नॉन फाइनाइट कहां से आए? तो ये वही बात है जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूं कि जैसे मान लो लेमन होता है ना, लेमन, नींबू सभी ने देखा है। अब भाई ये फाइनाइट वर्ब को तुम समझ लो, ये क्या है? ये एक प्रकार का जो है अपना लेमन है, ठीक है। ये क्या है? एक प्रकार का लेमन है। बात को समझना है ना, ये क्या है? एक नींबू है। अब क्या हुआ, मम्मियां क्या करती हैं घर में ना, मम्मी दादी नींबू की जो है ना अचार बनाती हैं, है कि नहीं? नींबू यहीं पे ही है, हमने सोचा नींबू का कुछ इस्तेमाल करते हैं, तो इस नींबू को उठा के मैंने जब यहां डाल दिया तो मैंने बना दी नींबू की अचार। यानी है वो नींबू ही, लेकिन क्या हो गया, उसमें हमने कुछ चेंजेस लाए, कुछ वेरिएशंस लाए, उसको सुखाया, उसमें कुछ कुछ डाला अपन ने, है कि नहीं? तो उससे क्या बना दी? नींबू की अचार।
लेकिन है वो नींबू ही। तो यही बात है एग्जैक्टली। फाइनाइट वर्ब अपने आप में तुम कुछ भी ले लो बेटा, मैं एग्जाम्पल बताती हूँ तुमको, काफी सारे एग्जाम्पल्स अपन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डांस, सिंग, रीड, और ये जो हेल्पिंग वाले होते हैं इज, आर, हैव, एनीथिंग, ये सब फाइनाइट है, यानी ये सब नींबू है। इनको उठाया, इनको उठा के मैंने डाला यहाँ पे क्योंकि मुझे अचार बनानी है। अब यहाँ पे डाला तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा, यानी नींबू से नींबू के अचार कैसे बनेगी, कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा ना उसमें। मम्मी बाद में फिर देखो धूप में भी सुखाने रखती हैं, उसमें कुछ ना कुछ डालती हैं। तो भाई यहाँ पे हमने क्या किया, इनमें कुछ एड ऑन किया। पहली चीज हमने क्या एड ऑन कही, हमने कहा कि भाई ये काम करते हैं, तुम में हम एक वर्ड लगा देते हैं टू, TO2, यानी कोई भी वर्ब, कुछ कोई भी क्रिया उठा लो, उसके आगे तुमने टू लगा दिया तो वो नॉन फाइनाइट है। जैसे मैम टू डांस चलेगा, कोई भी मेन वर्ब लगा दो, टू डांस, टू सिंग, टू रीड, टू राइट, ये क्या हो जाएंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब। बात समझ आई? अब इसको मैं तुमको एक एग्जाम्पल से समझाती हूं। देखो यहां पे अगर तुम पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, तीनों टाइप्स को अपन डीप में पढ़ेंगे, बट इट इज वेरी नेसेसरी कि इंग्लिश में आपको रटने का नहीं है। आप समझोगे ना, आपको हमेशा के लिए, नॉट इन क्लास 9, किसी भी क्लास में चले जाओ भाई, स्कूल से बाहर निकल जाओ, कॉलेज में चले जाओ, हमेशा याद रहेगा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होते हैं। अब आइए इधर एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे अपन ले लो लव, ठीक है, ये अपन ने वर्ब ले लिया, ये वर्ब है अपना, इस पे मैंने एक सेंटेंस बनाया, आई लव क्या लिख सकते हैं, एप्पल, ठीक है, मुझे एप्पल पसंद है भाई, है ना, मुझे एप्पल अच्छा लगता है। अब यहां पे बेटा अपना वर्ब क्या हो गया, लव हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन यानी क्या होता है, जब हम अपनी बात कर रहे हैं, अपने साथ वालों की, फर्स्ट पर्सन, आई, वी, अस, तो ये फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन है तो वर्ब क्या है, लव है। अब बच्चा मेरे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे पर्सन बदलूंगी, अगर मैं यहां पर्सन बदलूं, मान लो मैंने आई से क्या कर दिया, ही कर दिया, तो क्या लव बदलेगा, क्या ये जो हमारा वर्ब है ये बदलेगा? बोलो मैम बिल्कुल बदलेगा। ही के साथ लव थोड़ी ना लगेगा, ही के साथ एस आ जाता है, ही लव्स एप्पल। तो यहां देखो, यहां तो वर्ब ने बदल गया भाई, कहता है तुम थर्ड पर्सन हुए, मैं बदल गया। बात समझ आई कि नहीं? तो यानी यहां पे जब वर्ब पर्सन के चेंज होने पे, टेंस के चेंज होने पे, या फिर सिंगुलर है, प्लूरल है, ये सब चेंज होने पे चेंज हो जाए, दैट काइंड ऑफ वर्ब इज नोन एज फाइनाइट वर्ब। पीछे जो बताया था उसका एग्जाम्पल समझ आया? जीवन में चीजें समझनी होना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उदाहरण लिया करो। एग्जाम्पल्स आर द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट। ये समझ आई कि नहीं बात? अब आ जाओ, बोले मैम इतना ही बताया है तो जरा नॉन फाइनाइट भी बता दो। बिल्कुल बताते हैं। अब नॉन फाइनाइट में भी थोड़ा मिलता जुलता एग्जाम्पल लेती हूं ताकि तुम डिफरेंशिएट कर पाओ। जैसे आई लव, पहला एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, टू लगा दो, किसी भी मेन वर्ब से पहले टू लगा दो। लगा सकते हैं कि नहीं मैम? इतना सा काम तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, इतने समझदार हैं। आई लव टू ईट एप्पल, मैंने क्या कर दिया, ईट हमारा मेन वर्ब है, इसके आगे हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया। तो ये देखो, ये हो गया टू ईट। अब बच्चा मेरे मुझे एक बात बताओ, ये फर्स्ट पर्सन है, अगर आई की जगह मैं ही लगा दूं, आई की जगह मैं ही लगा दूं, तो क्या ये बदलेगा? क्या ये बदलेगा? ये तो बदल जाएगा, लव्स तो बदल जाएगा, लव किस में हो जाएगा, लव्स हो जाएगा, लेकिन क्या टू ईट बदलेगा? नहीं बदलेगा। ही लव्स टू ईट एप्पल। लो भाई, ये वैसे का वैसा, ये वैसे का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लुक एट दिस, ही कर लो, शी कर लो, दे कर लो, टू ईट हर सिचुएशन में टू ईट ही रहेगा। तो पता है, इसके लिए मैं एक बहुत मजेदार सी चीज बताती हूं कि नॉन फाइनाइट वर्ब पता है कैसे होते हैं। एक मुहावरा सुना है जिसे कहते हैं, हम अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में। ऐसी कहावत है ना, हम अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में। इसका मतलब क्या कि बाहर कुछ भी हो रहा हो, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, लेकिन हम तो वैसे के वैसे ही रहेंगे मस्त। तो नॉन फाइनाइट वर्ब सिमिलरली वैसे ही हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेंस बदल रहा है, पर्सन बदल रहा है, तुम्हारा जो है प्लूरल सिंगुलर और प्लूरल हो रहा है, भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसा हूं एट एवरी सिचुएशन आई विल बी द सेम। सो ओवर है यू कैन सी आई लगाया, ही लगाया, कुछ भी कर दिया, ये वाला वर्ब बदल गया, ये फाइनाइट है, लेकिन जो बदला नहीं वो नॉन फाइनाइट।
तो इससे एक और ट्रिक से मैं याद कराती हूँ, कभी कभार बच्चे क्या है ना, इतने टॉपिक होते हैं, एक ही टॉपिक तो नहीं आएगा एग्जाम में, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। उससे एक छोटी सी और ट्रिक है कि बेटा एन आता है ना नॉन फाइनाइट में, तो एन से एन याद रखो। यहाँ पे नॉन फाइनाइट में ये खुद ही कहता है नो, नॉन फाइनाइट में खुद ही कहता है नो। नो का मतलब क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं बदलूंगा, नो चेंज। इससे याद रखा करो, ठीक है। ये कुछ कुछ ट्रिक्स है, आज तो वीडियो देख लोगे, आज याद रहेगी, 5-6 दिन याद रहेगी, 1-2 महीने बाद भूल जाओगे, तो इन ट्रिक से चीजें याद रखा करो। ट्रिक समझ आई कि नहीं? नोट डाउन कर ली। नो, नॉन फाइनाइट से नो वर्ड आ रहा है यानी नो चेंज, मैंने नहीं बदलना है। बात समझ आई? चलिए, अब शुरुआत में वीडियो के मैंने कहा था कि 3 टाइप्स होते हैं, इसके बिल्कुल सही समझे हो। यहां पे जहां पे हम टू लगा देते हैं, इसे हम कहते हैं बेटा इन्फिनिटिव। इसे हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं, जहां पे हमने आगे टू लगा दिया। अभी इसको हम ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, अभी डीप में समझेंगे। दूसरा क्या होता है टाइप? किसी भी मेन वर्ब में जब आप लास्ट में ing लगा दो, किसी भी मेन वर्ब में जब आप लास्ट में ing लगा दो, तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा? वो एक्ट करेगा एक जेरेंड की तरह। वो किसकी तरह एक्ट करेगा? वो एक्ट करेगा एक जेरेंड। ये वर्ड आपने काफी बार हो सकता है सुना हो, लेकिन आज समझा है भाई कि इसे हम क्या कहते हैं? जेरेंड। जैसे डांस है तो डांसिंग। अब फर्क इतना है बेटा, ये जेरेंड तब बनेगा जब ये वर्ब जो है ना किसी सेंटेंस में एज अ नाउन एक्ट करे, एज अ नाउन या फिर एज अ सब्जेक्ट। मतलब क्या? सब्जेक्ट क्या? कि इसी के बारे में बात हो रही हो, हमारे सेंटेंस का ये हीरो हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूं, मैंने कहा डांसिंग, ओके, फॉर इंस्टेंस आई सेड आई लव डांसिंग, ठीक है। डांसिंग इज माई पैशन। अब मुझे एक बात बताओ, दूसरे सेंटेंस में मैंने क्या कहा है? क्या है मेरा पैशन? डांसिंग। तो यहां हमारा हीरो कौन है? यहां पे डांसिंग इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि मैं किसकी बात कर रही हूं? डांस की, कि डांस करना मेरा पैशन है, यानी नाचना। अब ये समझोगे कैसे? इसके कुछ रूल्स है जो मैं आगे पढ़ाऊंगी, विच आर सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एक हो गया जेरेंड, और तीसरा जो आता है वो आता है पार्टिसिपल, जिसको हम आगे समझेंगे, क्योंकि अगर अभी समझा दिया तो बोलोगे मैम खिचड़ी बन गई है ना, खिचड़ी बन गई है, फिर वो जो है ना तुमको खा लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, अपन तुमको बढ़िया जो है ना छोले भटूरे देंगे। अभी ये समझो, ठीक है। 3 टाइप के नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, समझे? डिफरेंस समझ आया? सो नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्चुअल डेफिनेशन। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, अब एक चीज और है कि आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने मिक्स लैंग्वेज में वीडियो बनाया है, हिंदी एंड इंग्लिश में, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। सो भाई, जो क्रियाएं अपने सब्जेक्ट द्वारा सीमित नहीं होती हैं, अर्थात जिन पर सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कोई इफेक्ट नहीं है, और जो हमेशा एक ही रूप में होती हैं, उन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी वही हम अपनी मस्ती में आगे लगे बस्ती में जो चेंज नहीं होते हैं नंबर या पर्सन के चेंज होने पे, दोज आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन। नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हम शुरुआत करते हैं पढ़ना इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू हो तो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। यानी यहां पे आपको मैंने एक जो है इसका पैटर्न लिख के दिया है, इसे आप नोट कर सकते हो। व्हाट इज एन इन्फिनिटिव? बेस वर्ब, या जिसे हम आमतौर पे बेटा मेन वर्ब की कहते हैं, और उसकी कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या जिसे V1 कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? मेन फॉर्म। जैसे नाचना, नाचने को क्या कहते हैं? डांस। ये मेन फॉर्म है, इससे बाकी फॉर्म्स बन सकती हैं, डांस, डांस्ड, डांसिंग, है ना, है कि नहीं। ये हो गया, रीड हो गया, स्लीप हो गया, ये सब क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी मेन वर्ब में जब आप पहले टू लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? एक इन्फिनिटिव बन जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? तो देखो भाई, अब यहाँ पे आपके कुछ रूल्स हैं जो आपको समझने हैं कि होता क्या है एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेशन काफी कम आती है, क्वेश्चन आते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स, डू एज डायरेक्टेड। सो उस हिसाब से आपको कुछ रूल्स हैं। पहला क्या है? ना और ने। यानी क्या? अगर आपके सेंटेंस में, जैसे आप कुछ भी
कोई भी आपको जो है लाइन दे दी इंग्लिश में, आप उसको हिंदी में कर सकते हो, बेटा ट्रांसलेट करने आना चाहिए, बिकॉज वी आर इन इंडिया, तो वी नो कि दोनों टाइप की हमारी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी और इंग्लिश, तो इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश हमें करना आना चाहिए। तो उसमें देखो, जब आपके सेंटेंस के आखिर में ना और ने लगे, फॉर एग्जाम्पल आपके वर्ब में आई हैव कम टू ईट फूड, मैं क्या करने आया हूं, मैं खाना खाने आया हूं। सो यहाँ पे इतना भी समझो तो ठीक, या फिर टू ईट दिख रहा है ना तुमको क्लियरली, यानी टू प्लस ईट, ईट हो गया हमारा मेन वर्ब, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। टू सिट इन द गार्डन इज हर हॉबी। अब चाहे वो सेंटेंस की शुरुआत में ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो नॉन फाइनाइट है, क्योंकि सिट के आगे क्या लग गया, टू लग गया। बगीचे में बैठना, देखो बैठने में आगे क्या आता है, ना आता है, उसकी आदत है। इट इज अबाउट टू रेन, पानी गिरने वाला है। टू वर्क इज वर्शिप, काम करना ही पूजा है। सो आपको क्लियरली, मतलब इन्फिनिटिव तो मैं बताऊं ऐसी चीज है, ये तुम बहुत पहले से देखते आ रहे हो, लेकिन आज तुमको नाम पता चला, अच्छा भाई इसे इन्फिनिटिव कहते हैं। बिकॉज सिंस चाइल्डहुड वी हैव बीन स्टडिंग सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिसमें वर्ब के पहले टू लगता है, पर मैम इतनी गौर से तो हमने आज ही देखा है। करेक्ट, बात समझ आई? चलिए और कुछ एग्जांपल्स क्या है, ऐसे सेंटेंस जिसमें के लिए भी हो जाए। अब किसी स्टूडेंट को अगर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता है तो इससे समझे, दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए मैंने खुले रखे हैं भाई, बिकॉज आई नो वेराइटी ऑफ किड्स हैं, सबको अलग अलग तरीके से लर्न होता है, कोई डायरेक्टली इंग्लिश में कर लेता है, किसी को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझ आता है। मेरी ड्यूटी थी, मैंने आपको दोनों बता दिए भाई, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस जिसे आप हिंदी में ट्रांसलेट करो और उसमें के लिए शब्द का प्रयोग हो, तो वो क्या होगा, वो भी इन्फिनिटिव होगा। आई हैव सेवरल बुक्स टू सेल, तो देखो टू प्लस सेल हुआ, इन्फिनिटिव है जाहिर तौर पे। और अगर हिंदी में कहें, हमारे पास बेचने के लिए कई किताबें हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन वी हैव टू इंक्वायर मोर फैक्ट्स, यानी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें और तथ्यों की जानकारी लेनी पड़ेगी। सो टू आंसर, ये क्लियरली हो गया आपका क्या, इन्फिनिटिव। मैन ईट टू लिव, इंसान क्यों खाता है भाई, जीने के लिए। सो टू लिव हो गया हमारा इन्फिनिटिव। एंड आई हैव नथिंग टू शो, यानी मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ओके, ये सब मैं क्यों इतने एग्जाम्पल दे रही हूं भाई, अपन एक में ही आगे बढ़ सकते थे, बट व्हाट आई वांट यू टू नो इज मेनी सेंटेंसेस। होता क्या है, जब इंसान अपने सामने बहुत सारे उदाहरण एग्जाम्पल देखता है ना, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होती है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए मूविंग ऑन, एक और टाइप आता है जिसमें कर के आएगा सेंटेंस में, लाइक माई फ्रेंड वेप्ट टू सी माई इलनेस, मेरा दोस्त मेरी बीमारी देख करके रोया। आई एम ग्लैड टू मीट यू, यहाँ पे टू मीट होगा हमारा इन्फिनिटिव, यानी मैं तुमसे मिलकर के खुश हूं। आई एम सॉरी टू हियर दिस, यह सुन करके मुझे अफसोस हुआ। एंड ही वॉज लाफिंग टू हियर द जोक, यानी वो जोक सुन के जो है बहुत ज्यादा हंस रहा था। तो टू हियर हो जाएगा हमारा इन्फिनिटिव। ओके, चलिए वैसे तो सामान्यतः इन्फिनिटिव के पहले टू का प्रयोग करते हैं, किंतु कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जो इन्फिनिटिव के रूप में फर्स्ट फॉर्म में बिना टू के भी प्रयुक्त होते हैं। तभी मैं कहती हूं कि जब किसी चीज को पढ़ो तो ऊपर से पढ़ के मत भगा करो। होता क्या है, बच्चे वीडियो देखेंगे 2 मिनट वाली, 2 मिनट में कौन पढ़ा के दे रहा है, 2 मिनट में भग जाएंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन कौन से आते हैं, जिन्होंने अच्छे से डीप में पढ़ाई की हो। सो थोड़ा टाइम हो सकता है अपन को लगेगा इस सेशन में, बट मार्क माई वर्ड्स, आफ्टर दिस सेशन यू विल बी क्रिस्टल क्लियर विद एवरी कॉन्सेप्ट। अब चाहे तुम्हें कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तुम कर पाओगे। तो मैंने क्या कहा, वैसे तो जनरल रूल यही है और बिल्कुल सही बात है कि टू प्लस मेन वर्ब लगाया तो इन्फिनिटिव हुआ, बट देयर आर अगेन, इस जीवन में, इस दुनिया में एक्सेप्शन तो होते ही हैं। तो ऐसे भी कुछ केसेस है जिसमें बिना टू के प्रयुक्त होते हैं तो भी इन्फिनिटिव होते हैं। इस टाइप के इन्फिनिटिव को हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव, BARE, बेयर इन्फिनिटिव। और ऐसी कुछ केसेस हैं जिसमें देखो भाई बिना टू का प्रयोग किया जाता है। यहां पे देखो ये कुछ केस है, एक्सेप्शन केस है, इफ यू गाइज वांट यू कैन श्योरली नोट देम डाउन। सभी मॉडल्स, अब मॉडल्स भी अपन पढ़ के आए हैं, एंड अच्छा ये जो मैं कह रही हूं ना पढ़ के आए हैं, तो ये सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं बेटा, नीचे डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट लिंक होगी, तो उसमें सभी सीक्वेंस से अरेंज है, आराम से जाके देखो भाई, फ्री वीडियोस हैं, देख के फिर यहाँ पे आओ भाई, क्योंकि ये आगे मैं क्यों पढ़ाती हूँ चीजें नॉन फाइनाइट वर्ब, ताकि ये तुमको सब पढ़ा हुआ हो, मॉडल्स वगैरह सब पढ़ के आए हो तुम, तब तुमको ये चीजें समझ आएंगी ज्यादा। चलो भाई, सभी मॉडल्स कौन से होते हैं, मॉडल्स एग्जाम्पल दे दिए मैंने, विल, शैल, शुड, वुड, मस्ट, कैन, कुड, ये सब क्या है बेटा, मॉडल्स हैं। तो जब भी
जब भी आपका जो क्या है भाई, यहां पे हमारा वर्ब है वो किसी मॉडल के साथ यूज हो रहा हो, जब भी आपका कोई वर्ब है वो किसी मॉडल के साथ यूज हो रहा हो तब भी उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला देखो, शी मे गो। अब मुझे बताओ यहां पे वर्ब क्या है, गो है। गो यानी क्या, जाना। गो से पहले बेटा क्या लगा है, मे क्या होता है, एक मॉडल होता है, उसे जाना चाहिए। सो यहां पे मे गो हुआ तो ये क्या हो गया हमारा बेयर इन्फिनेटिव। ये एक अलग केस है। अब यही पहले बता देती तो तुम कंफ्यूज हो जाते। दिमाग में तुम्हें ये तो फिट रखना ही है कि टू प्लस वर्ब होगा इन्फिनेटिव। लेकिन अगर एग्जाम में मान लो ऐसा कोई केस आया तो मेरे स्टूडेंट्स को सभी को पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, और देखो आगे, दे डेयर नॉट फेस यू, दे डेयर नॉट टू फेस यू। नेक्स्ट क्या है, यू विल नॉट किल देम, या फिर यू विल नॉट किल हिम, एंड यू नीड नॉट राइट। तो ये सब चीजें क्या हो गई, आपको क्लियरली समझ आ रहा है भाई। यहाँ पे जो अपन देख सकते हैं, डेयर नॉट फेस यू, विल नॉट किल हिम, नीड नॉट राइट, ये सब क्या है हमारे भाई। देखो विल नॉट, डेयर नॉट, नीड नॉट, ये भी सब मॉडल्स होते हैं। तभी मैंने कहा बेटा मॉडल्स पढ़ोगे तभी समझ आएगा। नीड नॉट इज ऑल्सो अ मॉडल, ये आपका वर्ब हो गया। विल नॉट भी मॉडल है, ये आपका वर्ब हो गया। डेयर नॉट भी मॉडल है, ये आपका फेस हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गए सब बेयर इन्फिनेटिव्स। नेक्स्ट केस देखो, ऐसे भी कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसके साथ अगर आप वर्ब का प्रयोग करोगे और टू नहीं होगा तो वो भी बेयर इन्फिनेटिव कहलाए जाएंगे। अब ये कुछ केसेस हैं, जितने आपको याद हों ठीक है। बोलो पलक मैम इतने रटने हैं, नहीं, मॉडल्स तक याद रखो, इतने जिसको हो जाए ठीक है। जैसे शी बेड हिम गो, या ही हर्ड हर क्राई, सुनीता डज नथिंग एक्सेप्ट गॉसिप। यानी वर्ब से पहले इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तो वो भी क्या कहलाएंगे हमारे बेयर इन्फिनेटिव कहलाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, यू हैड बेटर आस्क हिम, ये सारे और काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप चाहे तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। अब भाई इन्फिनेटिव क्लियर है बिल्कुल ही, तो शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है जेरेंड। अब जेरेंड इज समथिंग जिसे हम आमतौर पर देखते आते हैं, लेकिन मैम बार बार पढ़ते हैं समझ नहीं आता है, जेरेंड और वर्ब में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जेरेंड बेटा एक टाइप का वर्ब ही है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब है। होता क्या है, जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाए और उसका अर्थ ना या ने लगा हुआ निकले, वो वर्ब जेरेंड कहलाता है। यानी क्या, जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम V1 कहते हैं प्लस क्या कर दो, आईएनजी कर दो, और उसके एंड में क्या निकले, ना या ने। यानी जब बेटा आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट करो तो उस क्रिया के आखिर में ना लगेगा या ने। जैसे खेल है तो खेलना बन जाएगा। सो अगर एंड में इट्स ना, सो इट इज अ बेसिकली जेरेंड। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्रैमिंग इज अ वेरी बैड हैबिट। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही तुम्हारी आंखों में ना स्कैनर होना चाहिए, जैसे ही आईएनजी दिखा उसको पकड़ लो भाई। क्रैमिंग इज अ वेरी बैड हैबिट, मैम आईएनजी दिख गया। अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। क्रैमिंग का मतलब क्या होता है, वही जो तुम लोग करते हो, मना किया है मैंने भाई, रटना। रटना बुरी आदत है, हाँ याद करना अच्छी आदत है। कुछ बच्चे कहते हैं हमने एक बार पढ़ लिया अब चले जाएंगे। पलक मैम ने कहा है रटना नहीं है बेटा, रटना और याद करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। रटने का मतलब होता है बिना समझे बस तुम उसको लाइन टू लाइन बिल्कुल रटे जा रहे हो, है ना। बिल्कुल एक वो आता है ना, कौन खाता है भाई चतुर एक चूरण खाता था, बिल्कुल याद हो जाता है, वैसे नहीं करना है। मेमोराइज का मतलब क्या होता है, तुमने कॉन्सेप्ट को समझा। आज मैंने तुमको नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाया, तुमने पूरा सेशन समझा, नहीं समझ आया दूसरी बार देखा, उसके बाद तुमने क्वेश्चन लगाए एंड देन उसको तुमने 3-4 बार पढ़ा, तब तुम्हें वो चीज याद हो गई। बात समझ आई कि नहीं। तो भाई क्रैमिंग इज अ वेरी बैड हैबिट। क्रैमिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, रटना। देखो लास्ट में ना आया है कि नहीं आया है, बिल्कुल आया है। तो अगर यहाँ ना और ने से एंड करे सो इट्स अ जेरेंड। एंड अगर हिंदी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है सो कम ओवर हियर, व्हेनेवर इन अ सेंटेंस योर जेरेंड, यानी ये जो वर्ब है आईएनजी वो सब्जेक्ट की तरह एक्ट करे, यानी तुम्हारे सेंटेंस का वो हीरो बन जाए, तब भी वो जेरेंड कहलाएगा। जैसे क्रैमिंग इज अ वेरी बैड हैबिट, रटना बुरी आदत है। स्टॉप प्लेइंग, यानी प्लेइंग को मैं हिंदी में कहूं तो क्या, खेलना बंद करो, तो यहां ना आया, ये भी एक जेरेंड है। आई लाइक रीडिंग पोएट्री, रीडिंग यहां पे क्या होगा, जेरेंड। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा भाई, पढ़ना, मैं कविताएं पढ़ना पसंद करता हूं। इट इज माई राइटिंग टेबल, ये मेरे
लिखने की मेज है, तो लिखने में ने आ रहा है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, दीज ऑल विल एक्ट एज जेरंड्स। बात समझ आई कि नहीं? चलिए भाई, अब जैसे अच्छा बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि मैम इसमें तो ये भी वर्ब कहलाएगा। अब मैं तुम्हें इसमें एक बात बताती हूँ, ये वाली एक लाइन लो, इसका एग्जांपल देती हूँ। इस सेंटेंस को देखो, इसमें अगर मैं तुम्हारा पर्सन चेंज कर दूं, जैसे आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन होता है मैं, इसको अगर मान लो मैं थर्ड पर्सन कर दूं, चलो करके देखते हैं। अभी आई को मैंने कर दिया शी हो गया, तो लाइक बदल के किस में हो जाएगा, लाइक्स। अब बेटा मेरे मुझे बताओ, क्या रीडिंग बदलेगा? रीडिंग बोलेगा मैं नहीं बदलूंगा, मैं वैसा का वैसा ही रहूंगा, यानी शी लाइक्स रीडिंग पोएट्री। देखो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बदल जाए, आंधी आए तूफान आए, हम अपनी मस्ती में भाई। रीडिंग ने कहा मैं रीडिंग ही रहूंगा। सो देखो यहाँ पे पर्सन चेंज किया, बट अगेन रीडिंग इज द सेम। तो ये क्या हुआ, नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि वी हैव क्लियरली डिस्कस्ड नॉन फाइनाइट वर्ब बदलते नहीं है। ओके चलिए, अब आता है थर्ड वाला। बोलो मैम जेरंड में इतना ही था, इतना ही था, जितने एग्जाम्पल देखो उतने कम है उसमें, तो क्योंकि आगे क्वेश्चन अपन लगाएंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। थर्ड टाइप आता है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल वर्ड हम बहुत बार सुन चुके हैं, अगर कभी किसी ने सुना हो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये सब क्या होते हैं? पार्टिसिपल भी बेटा क्रिया से ही बनते हैं, यानी ये भी वर्ब से ही बनते हैं। अब इनके हम टाइप्स पढ़ते हैं। पहला आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट का मतलब क्या, अभी जो हो रहा है ना, वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान काल जिसे हम कहते हैं। सो जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यानी V1 के साथ ing लगा हो, ध्यान से सुनना, V1 के साथ ing लगा हो और उसका अर्थ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो अंडरस्टैंड इट इन हिंदी, क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ भाई, हम जो है ना, जो हमारी लैंग्वेज है हिंदी, उसमें जब हम पढ़ते हैं ना तो चीज़ें और क्लियर होती जाती हैं। एंड ये भी माना जाता है कि भाई वी एज इंडियंस जो है ना, बाकी पूरे देश के लोगों से ना हमारी ग्रामर बहुत स्ट्रांग होती है भाई। ऐसा नहीं है भाई क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में गलती हो हमारे, है ना, एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन हमारी ग्रामर बहुत शानदार होती है क्योंकि हमारे पास हिंदी एक बहुत ही बोलते हैं ना हथियार है बढ़िया सा। ठीक है, तो बच्चे अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ भाई कोशिश करो तुम हिंदी में उसको समझो, तुम सारे ग्रामर के क्वेश्चन सही लगा के आओगे, रटना छोड़ दो उसको अब से। अब देखो फर्क क्या आता है, तुमको जब मैंने जेरंड पढ़ाया था तब भी पलक मैम आपने तो सेम चीज कही थी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ ing लगाओ, लेकिन मैंने तब हिंदी में क्या बताया था कि उस वर्ड का एंडिंग ना और ने से होना चाहिए, खेलना, पढ़ना, लिखना। बट इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ing तो लगा हुआ हो, लेकिन उसका मीनिंग व्हेन यू ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी क्या आना चाहिए, हुआ, हुआ, हुए, हुई या कर। अभी नहीं समझ आएगा, एग्जाम्पल दूंगी तो समझ आएगा। ठीक है, करके निकले तब वो क्रिया प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। अब फॉर एग्जाम्पल चाहिए भाई सभी को, आ जाओ। जैसे गोइंग ऑन द रोड आई फाउंड अ रिंग। अब अगर मैं किसी को कहूं कि जेरंड क्या होते हैं, ing लगा दे, तो पता है बाकी बच्चे क्या करेंगे, इसको लिखाएंगे कि ये जेरंड है और उनका आंसर हो जाएगा गलत, और बैठ के सोचते रहेंगे यार इतना पढ़ के गए थे तो भी क्यों गलत हो गया। क्योंकि व्हेन यू ट्रांसलेट दिस इनटू हिंदी, गोइंग ऑन द रोड, इसमें हिंदी का मतलब क्या हुआ, सड़क पर जाते हुए मुझे एक अंगूठी मिली। वर्ड आया कि नहीं हुए, अभी बताया था ना पीछे, हुआ, हुए, हुई या कर, ये 4 वर्ड से अगर एंड होता है तो वो क्या होगा हमारा, वो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सड़क पर जाते हुए मुझे एक अंगूठी मिली। अब नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, जैसे हियरिंग द नॉइस आई वोक अप। अब जिन्हें नहीं पता होगा वो क्या कहेंगे, अरे वाह भाई ing आ गया, ये तो जेरंड है, फटाफट से टिक करके आ जाते हैं, और वही होता है भाई, जल्दबाजी करोगे तो आंसर रॉन्ग होगा। ओवर हेयर हियरिंग द नॉइस, जब व्हेन वी ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी तो कैसा आएगा, शोर सुनकर आ गया तुम्हारा वर्ड, शोर सुनकर मैं जाग गया। तो इन बस तुमको बस यहाँ पे याद क्या करना है, ये 4 चीजें तो याद कर सकते हो ना बेटा मेरे, इतना तो करना पड़ेगा, हुआ, हुए, हुई, ये तो 3 फॉर्म्स हो गए, और कर। अगर इनसे आया तो क्या होगा भाई, ये होगा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। हियरिंग द नॉइस, शोर सुनकर आई वोक अप। नेक्स्ट, दे वर लुकिंग एट द रनिंग वाटर, यानी वे बहते हुए पानी को, रनिंग वाटर क्या हो गया, बहता हुआ, बहते हुए पानी को, देखो हुए आया यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट, आई सॉ अ क्रो फ्लाइंग इन द स्काई, मैंने आकाश में कौवे को
उड़ता हुआ देखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फॉर नाउ तुम्हें लग रहा होगा हाँ भाई आ गई मैम, बट व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चंस ना, एग्जाम में मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, एंड अभी आगे भी हम क्वेश्चन लगाएंगे तब तुम्हें कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि भाई पहले ही समझना जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को। एंड ये जो मैंने आपको ट्रांसलेट करके कॉन्सेप्ट बताया है ना, ये बहुत ही सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट है। ऐसे बहुत ही कम टीचर्स होंगे जो आपको बेटा इस बात को बताएंगे। समझ जाओ, ये निंजा टेक्निक है मार्क्स स्कोर करने की एंड कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली बिल्कुल जो है अंडरस्टैंड करने की। बात समझ आई? ओके चलिए, नोट, एक चीज और नोट करनी है। मैंने कहा ना केमिस्ट्री पढ़ते हो, केमिस्ट्री में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स एक चीज फॉलो कर रहे होंगे लेकिन कुछ एक अलग एलिमेंट होगा, है ना, जो अलग जाएगा, यानी एक्सेप्शन। सो सिमिलरली इन इंग्लिश ग्रामर हम पूरी कहानी पढ़ते हैं बट समवेयर कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं। तो तुमने ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हुआ, हुए, हुई या फिर कराएगा, लेकिन एक चीज और नोट करने जैसी है। एक ऐसा केस है, यानी एक ऐसा केस है, एक्सेप्शनल केस है, जिसमें क्या होता है, जब दो कार्य एक साथ का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियसली, यानी एक के बाद एक हो, एंड यानी एक कार्य हो रहा है उसके जस्ट बाद, तुरंत बाद दूसरा कार्य हो, तब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। बात समझ नहीं आई? एग्जाम्पल से समझोगे। जैसे मैंने कहा टर्निंग टू द लेफ्ट यू कैन सी द टेम्पल। अब अगर मैं इसे हिंदी में कहूं तो ये तो होगा बाएं मुड़कर तुम मंदिर देख सकते हो। बाएं मुड़कर, ऑल्दो इसमें कर तो आया ही है लेकिन इसका एक्चुअल अर्थ क्या है, यानी जैसे ही तुम बाएं मुड़ोगे, लेफ्ट मुड़ोगे, वैसे ही टेम्पल देखोगे। तो होता है ना, हम किसी को रास्ता बता रहे हो घर का कि अरे राइट मुड़ते ही तुमको जो है ना एक ब्लू कलर का घर दिखेगा। तो यानी ऐसी कोई क्रिया, ऐसे कोई एक्शन जो साइमल्टेनियसली हो रहे हो और उसमें आपको ये दिखे, है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी, तो वो भी क्या होगा, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। बात समझ आई कि नहीं? अब ऐसा नहीं है कि दुनिया भर के केसेस इसी से भरे हैं। तुमको मेन बात ये याद रखनी है, वो बात ऐसा है कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो तुमसे लगाते बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। सेकंड टाइप इज परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो बहुत ही बढ़िया हो, बहुत ही परफेक्ट हो। लेकिन ग्रामर में मैं आपको बता दूं, परफेक्ट वर्ड का हम यूज पता है कब करते हैं, जब हमारे पास हैव वर्ड हो, प्रेजेंट टेंस में हैव हो, उसे हम कहते हैं परफेक्ट। अब इन दिस केस परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या कहानी है, यहां पे हमें हैविंग के साथ, यहां पे मैंने तुमको पैटर्न लिख दिया करूंगी तो इस शॉर्ट फॉर्म को लिख लिया करो, ऐसे याद रहता है ट्रिक से। हैविंग के साथ, यानी इधर बीच में लिखती हूं हैविंग प्लस, यहां पे फर्क है। पिछले में हमने क्या यूज किया था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पे हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं V3। V का मतलब होता है वर्ब, 3 का मतलब होता है थर्ड फॉर्म। सो हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करो एंड उससे जो है जो वर्ड बनेगा हिंदी में कर या करके आएगा, कर या फिर करके, तब उसे हम क्या कहेंगे बेटा, परफेक्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल पहला वाला देखो, हैविंग ईटन द फूड आई स्लेप्ट। हैविंग ईटन द फूड, अब यहां देखो वर्ड दिख गया हैविंग, बिल्कुल आंखें मैंने क्या कहा, स्कैनर होनी चाहिए। जैसे ही देखा हैविंग, मैम दिख गया हैविंग। हैविंग के बाद क्या लगा है, ईटन। ईटन क्या होता है, ईटन होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एक बार फॉर्म ऑफ वर्ब थोड़ा बता देती हूं फिर से, अगर किसी को याद नहीं हो तो, ठीक है। V1, वैसे तो 5 फॉर्म होते हैं लेकिन अभी के हिसाब से तुम 3 ही समझो तो ठीक है। ठीक है, चलो भाई, जैसे वर्ड ले लो स्पीक। स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाएगा, स्पोक हो जाएगा, यानी बोला। एंड थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोकन। तो अभी पीछे अपन ने वर्ड क्या देखा था, ईटन, तो उसका फर्स्ट फॉर्म है ईट, सेकंड फॉर्म है एट और थर्ड फॉर्म है ईटन। याद करते हैं ना बचपन से, ईट, एट, ईटन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। बात समझ आई कि नहीं? तो ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, एक बार रिकॉल करने के लिए था। हो सके कि या तो मैं जब से फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म कह रही हूँ और कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है। बात क्लियर हुई बेटा? थर्ड फॉर्म अपन समझे तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि नहीं, हैविंग दिया है एंड यू ऑल्सो हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसको अगर हिंदी में भी तुम ट्रांसलेट करोगे तो देखो हिंदी में क्या आ रहा है, खाना खाकर मैं सो गया। तो यहाँ पे क्या आया, खाकर, कर वाली कंडीशन पूरी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। सेकंड देखो, having plucked the flowers she went।
यानी फूल तोड़कर वह चली गई। तो अगेन आपकी जो है कंडीशन पूरी हो रही है, हैविंग आया है और साथ में प्लग्ड आया है। प्लग्ड क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? प्लक होगा, और सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, दोनों ही क्या होंगे? प्लग्ड होंगे। कुछ के ऐसे काफी केसेस हैं जिसमें V2 और V3 सेम होते हैं, ठीक है? प्लग प्लग्ड प्लग्ड, ठीक है? क्लियर है? बिल्कुल बात समझ आएगी नहीं? चलिए भाई, परफेक्ट पार्टिसिपल, मैं उम्मीद करती हूं सबका जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल परफेक्ट हो गया होगा। अब अगेन नोट करने वाली बात है, जब एक कार्य पूर्ण स्वरूप से कंप्लीट हो चुका हो और उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हो, तब भी परफेक्ट पार्टिसिपल है। जैसे हैविंग टाइप्ड द लेटर वी पोस्टेड इट, यानी एक काम खत्म किया और उसी के जस्ट कंप्लीट होने के बाद हमने दूसरा काम शुरू किया। सो हैविंग टाइप्ड द लेटर, हैविंग है यानी ये हैविंग वर्ड आ गया और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, पत्र टाइप करके हमने डाल दिया, तो इस केसेस में भी ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक है? चलिए अब आते हैं हमारे लास्ट टाइप के पार्टिसिपल पे, यानी भूतकाल, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। सो पास्ट पार्टिसिपल में कैसा सीन होता है भाई? देखो, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है उसका प्रयोग होता है। अभी हमने V3 समझ लिया है, तो मैं उम्मीद करती हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं एंड जब हम उसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसके एंड में हुआ, हुए, हुई, वाला, वाली, वाले या कर निकले, तब वो पास्ट पार्टिसिपल है। एंड तुमको अभी लग रहा होगा मैम इतने वर्ड्स याद करने, ऐसा कुछ भी नहीं है। वंस यू विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस यू विल बी, मतलब एकदम ना मक्खन हो जाओगे तुम तो उनके साथ, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है? पहला एग्जांपल देखो, अ बर्न्ड चाइल्ड वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। अब बेटा बर्न्ड क्या होता है? बर्न्ड होता है V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? बर्न होता है, जलना, यानी एक जला हुआ बच्चा, हुआ वर्ड आया कि नहीं? अस्पताल में दाखिल किया गया। दूसरा एग्जांपल देखो, द लैंग्वेज प्रॉब्लम इज अ वेक्स्ड क्वेश्चन। लैंग्वेज प्रॉब्लम यानी क्या? तो वही जो इंग्लिश लैंग्वेज में काफी बच्चे पूछते हैं, परक मैम हमसे ना है इंग्लिश पढ़ते ही नहीं बनती है या बोलते नहीं बनती है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है। तो जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है इट इज अ वेक्स्ड। वेक्स्ड का मतलब होता है उलझी हुई, बड़े ही उलझ जाते हैं हम इसमें। तो अगर हम इसे हिंदी में कहें, भाषा की समस्या एक उलझी हुई सवाल है या समस्या है, जो भी है। आई होप इट इज क्लियर, बात समझ आई कि नहीं? तो पास्ट पार्टिसिपल काफी सिंपल है, तुम्हें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। अब इसमें सवाल ये आता है मैम वर्ब का थर्ड फॉर्म समझ कैसे आएगा? तो इसमें थोड़ी अपने को मेहनत करनी है। वर्ब के तीनों फॉर्म्स, काफी सारे वर्ड्स होते हैं जो अपन बचपन से पढ़ते हैं और बहुत अलग नहीं है भाई। तुमको जब एक दो बार पढ़ोगे, इतने टेबल्स पढ़ोगे, समझ आ जाएगा। जैसे ईट ईट, ईट एट ईटन, स्पीक स्पोक स्पोकन, है ना? तो इस टाइप से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, ही वॉज वेयरिंग अ वरिड लुक। ही यानी क्या भाई? वह चिंतित दृष्टि धारण किए हुए था, है ना? ही वॉज वेयरिंग अ वियर्ड लुक, यानी उसके चेहरे पे जो है ना बड़ी गंभीर और बहुत ही ज्यादा दुखी लग रहा था या चिंतित लग रहा था। ओके, डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स ही लॉस्ट ऑल होप्स। डिसीव का मतलब होता है धोखा। अब डिसीव्ड है तो ये क्या हुआ? थर्ड फॉर्म हो गया। अपने दोस्तों से धोखा खाकर उसने सारी आशाएं खो दी। टाइम मिस स्पेंट इज लॉस्ट। ये बिल्कुल सही बात है बेटा, जो गलत खर्च हुआ वक्त है, समय है, वो समय की बर्बादी है। तो आज भी कह रही हूँ, दिस इज द टाइम, समय बर्बाद मत करो तो अच्छा रहेगा। मानती हूँ ये जैसी होती है जिसमें लगता है ना कि सारी चीजें कर लो, इधर उधर ध्यान जाता है, यही तो मोह माया है बेटा। अपने आप को संभाल के रखना है इन चीजों से। ऐसा नहीं है कि सबसे दूर हो जाओ, कट जाओ, लेकिन आप लिमिट कर लो। आपके मन को पता होना चाहिए, अपने उसको हावी मत होने दो। किसको? अपने मन को। उसको समझाओ कि भाई ठीक है ये सब तेरे को मिलेगा, लेकिन बाद में, अभी जिस पे फोकस है वो कर ले भाई, ठीक है? सो टाइम मिस स्पेंट। अब मिस स्पेंट क्या होता है? स्पेंड वर्ड सुना है, खर्च करना, तो स्पेंड का यही होता है थर्ड फॉर्म, स्पेंट। तो मिस स्पेंट यानी गलत खर्च किया हुआ, तो हुआ वर्ड आया है। अगेन ये क्या है? हमारा पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, शी गेव मी सम टॉर्न क्लोथ्स। टॉर्न क्या होता है बेटा? ये इसका फर्स्ट फॉर्म होता है टीयर। टीयर यानी क्या होता है बेटा? फटे हुए। सो उसने मुझे कुछ फटे हुए कपड़े दिए। ओके, बात क्लियर है? चलिए भाई, अब अगेन
इतनी सारी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अब टाइम है उसे टेस्ट करने का। एंड आई नो आप सब मुझे जो है बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करोगे, बिल्कुल सही सही क्वेश्चन अपन सॉल्व करते चलते हैं एक्सरसाइजेस के, एंड मैं जो है आपके साथ सॉल्व करूंगी। करना क्या है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स विद नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सो ये सब वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने एग्जाम पैटर्न में ऑब्जर्व किए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो मैंने कहा ना फिल अप्स पे क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, सेंटेंस दिए हैं उसमें एक डैश लगा है एंड ब्रैकेट में आपको जो है एक वर्ब दिया है, आपको करेक्ट फॉर्म यूज करके नॉन फाइनाइट वर्ब इसमें लगाना है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नंबर 1, वी आर प्लानिंग डैश अ मूवी टुगेदर। आपको वर्ब दिया गया है वॉच। एक चीज मैं और बता दूं, फिलअप्स में आपको कॉमन सेंस यूज करना होता है भाई। तुमको पढ़ना है सेंटेंस, तुम्हें समझना है सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, बिकॉज वंस यू विल अंडरस्टैंड दी सेंटेंस only then you will be able to put a correct form in it. Okay, so we are planning dash a movie together. तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं ताकि हम एक मूवी साथ में देखें। So we are planning to watch a movie together. And मेरा बच्चा मुझे जरा बताओ कि ये कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है। 3 पढ़े हैं हमने टाइप, तो मुझे तो बच्चे क्लियरली बोलेंगे मैम क्या लगा है इसमें, टू लगा है और टू के साथ क्या है, मेन वर्ब है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनिटिव। ओके, हर क्वेश्चन के साथ तुमको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा नॉन फाइनाइट है। ओके, चलिए नंबर 2, डैश हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क, सैम वेंट आउट डैश प्ले। यानी अब आपको 2 जो है ब्रैकेट्स में दिए गए हैं वर्ड एंड आपको फिल करना है इनका करेक्ट फॉर्म। डैश फिनिश्ड हिज होमवर्क, सैम वेंट आउट डैश। 2 सेकंड दूंगी बेटा, थोड़ा सोचो, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, ट्राई करो, पेंसिल से साइड में लिखते रहा करो। ऐसा नहीं है देखते ही आ जाए, कभी कभी होता है शुरुआत में आपको पेंसिल से 2-3 बार लिख के देखना पड़ेगा। इट्स फाइन, इट्स ओके, ग्रामर है, प्रैक्टिस करो। डैश फिनिश्ड हिज होमवर्क, सैम वेंट आउट डैश। इससे मैं इतना समझ पा रही हूं कि पहले उसने क्या किया, अपना होमवर्क कंप्लीट किया, जो कि तुम सबको भी करना चाहिए। सैम वेंट आउट, उसके बाद वो खेलने गया। तो यहां पे क्या होगा, हैव वर्ड की जगह हम क्या यूज करेंगे, हैविंग। तो ये क्या हो गया, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, यानी अपना होमवर्क फिनिश करते हुए, यानी जैसे ही उसका होमवर्क फिनिश हुआ, सैम वेंट आउट, क्या करने गया, खेलने। सैम वेंट आउट टू प्ले। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। मैं ऐसा कभी नहीं करती कि ना यहाँ पे इजी चीजें सिखा दूं और एग्जाम में डिफिकल्ट आ जाए। मैं यहाँ पे भी उठा के सारी चीजें डालती हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, सो दैट सभी स्टूडेंट्स को अप्रोच आनी चाहिए कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो पलक मैम अप्रोच कैसे लगाएं, वही तो सिखा रहे हैं भाई। चलिए नंबर 3, बिनीशा एंड बिंशा है, बिनीशा नहीं है भाई, बिंशा है, एंड आशीष लव डैश द वीकेंड्स एट द बीच। अब 2 लोग हैं भाई, बिंशा है और आशीष है। दे लव डैश, और वर्ड क्या है, स्पेंड देयर वीकेंड्स एट द बीच। वाह भाई, ऐसे वीकेंड होने चाहिए। वीकेंड यानी सैटरडे संडे जो है उन्हें बीच पे बिताना पसंद है। खैर पसंद तो हमें भी है, लेकिन भाई जा नहीं पाते रोज रोज, कोई बात नहीं। चलो तो इसमें क्या आएगा, बिंशा एंड आशीष लव डैश, अब स्पेंड है। अब तुम्हें दिमाग लगाना है यहां पे कि स्पेंड का कौन सा फॉर्म आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे वीकेंड्स एट द बीच लिखा है, इससे तुम क्या समझ रहे हो, वीकेंड्स यानी पलक मैम आज की बात नहीं है, इनके लिए हर बार की बात है कि इनको जो अपने वीकेंड है ना, सैटरडे संडे, हर बार आमतौर की बात है, इनको जो है बीच पे स्पेंड करना पसंद है, बिताना पसंद है। तो जब आमतौर की बात आती है तो हम क्या लिखेंगे, बिंशा एंड आशीष लव टू स्पेंड, ओके, दे लव टू स्पेंड देयर वीकेंड्स एट द बीच। बात समझ आई, क्लियर है। चलिए ओके, मूविंग ऑन, आगे आते हैं 4th वाले पे। डैश विद आवर वर्क, आवर टीचर गेव अस चॉकलेट्स डैश एंड एनकरेज अस। अब अगेन यहाँ 2 डैश है, पहले पे वर्ड है सेटिस्फाई एंड दूसरे पे है अप्रिशिएटेड। तो हिंदी में मैं इतना समझ पा रही हूं कि हमारे काम से जो है संतुष्ट होके हमारी टीचर यानी मैंने जो है आपको चॉकलेट दी और जो है आपकी सराहना की, है ना। ठीक है, चलिए भाई अब आते हैं इस बात पे, डैश विद आवर वर्क, यानी वो क्या हुई, हमारे वर्क से संतुष्ट हुई, यानी सेटिस्फाइड। भाई पास्ट टेंस की बात है ना, सेटिस्फाई हो गई वो, सेटिस्फाइड विद आवर वर्क। सेटिस्फाई देखो
ये वर्ड है सेटिस्फाई, पास्ट टेंस कैसे बनाओगे बेटा, वाई हटा के क्या लगा दोगे, IED, तो सेटिस्फाइड, ये तुम सभी को करने आना चाहिए, ठीक है। चलो, सेटिस्फाइड विद आवर वर्क, आवर टीचर गेव अस चॉकलेट्स डैश अप्रिशिएट एंड इनकरेज अस। किस लिए दी उन्होंने चॉकलेट, हमें अप्रिशिएट करने के लिए। बेटा टीचर क्यों देती हैं तुमको चॉकलेट, क्यों, ताकि तुम अप्रिशिएट हो, तुम इनकरेज हो। सो टू अप्रिशिएट एंड इनकरेज अस, तो ये बन गया हमारा इंफिनिटिव, और ये क्या हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो एक, अच्छा जरूरी नहीं है भाई एक सेंटेंस में 2-3 इनफाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग टाइप के आ सकते हैं, यही तो खूबी है इंग्लिश की। चलिए, टू अप्रिशिएट है ना, अप्रिशिएटेड नहीं है, यहां नीचे लिख देती हूं, टू अप्रिशिएट एंड इनकरेज अस। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द पुलिस आस्क्ड अस डैश अलर्ट ऑलवेज। भाई पुलिस ने हमें कहा कि हमेशा जो है ना तुम्हें सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। सो बी वर्ड आया है, तो बी के साथ हम क्या यूज करेंगे, टू। द पुलिस आस्क्ड अस टू बी अलर्ट ऑलवेज, तो ये हो गया हमारा इंफिनिटिव। कमिंग टू द सिक्स्थ वन, ऑल द पीपल हैव बीन एडवाइज्ड डैश stay indoors in order dash avoid anyone dash get sick। अब ये है जो भाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें 3 डैश है, यानी 3 बार आपको जो है यूज करना है नॉन फाइनाइट वर्ब का सही फॉर्म। ऑल द पीपल हैव बीन एडवाइज, सभी लोगों को सलाह दी गई है, टू स्टे यानी कैसे रहे, इंडोर घर के अंदर रहें, इन ऑर्डर किस लिए अंदर रहें, ताकि जो है वो क्या कर सके, टू अवॉइड, क्या अवॉइड कर सके, टू अवॉइड एनीवन डैश सिक, टू अवॉइड एनीवन गेटिंग सिक। देखो इसको आराम से देखो भाई, देख सकते हो। All the people have been advised to stay indoors in order to avoid anyone getting sick। ठीक है, बात समझ आई, क्लियर है। अब ऐसे और क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो आपको धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। बोलो मैम ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। अब भाई ये तो पलक मैम ने कर दिए क्वेश्चन, आपका क्या ड्यूटी है भाई, अब आप भी मुझे बताओ कि आपको ये सब समझ आया है कि नहीं, ताकि मुझे भी जो है थोड़ी राहत मिले। तो क्या काम है आपका, एक छोटा सा होमवर्क है जो कि आप बेटा मुझे नीचे कॉमेंट्स करके एक सेक्शन है वहां पे बताएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, HW लिखना है, जिससे मेरी आंखें स्कैन करके देखे कि बच्चे ने होमवर्क भेजा है, और सिर्फ आंसर लिख के देना है। पूरा सेंटेंस नहीं लिखो चलेगा, सिर्फ आंसर लिखना है। I'll read the sentence for you guys. The sentence is dash walk along the Nelson Manicum Road. Aldrin recollected all the moments he had spent together with his friends. यानी डैश दिया है और तुम्हारा वर्ब है वॉक, कहां पे चल रहा था वो, वॉकिंग अलॉन, एक रोड का नाम है नेल्सन मैनिकम रोड है। एल्ड्रिन एक लड़के का नाम है, होता है ना अपन किसी गली से गुजरते हैं तो उसमें अपने को बचपन की याद आती है, तो एल्ड्रिन को इस रोड से गुजरते हुए सारी वो यादें आने लगी जो उसने अपने दोस्तों के साथ बिताई थी। तो यहाँ वॉक का सबसे करेक्ट फॉर्म क्या आएगा नॉन फाइनाइट वर्ब का, वो आपको लगा के बताना है आंसर कमेंट सेक्शन में। एंड उम्मीद करती हूँ अभी तक तो सबने आंसर दे भी दिया होगा। So dear students, with this we end the wonderful session for non-finite verbs and hopefully सभी के doubts clear हो गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे बने रहें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय।